स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे राइटिंग टास्क वन। इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। राइटिंग टास्क वन में हमें 7 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे बार, लाइन, पाई, टेबल, डायग्राम, फ्लो चार्ट एंड मैप। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका मतलब ये बार डायग्राम है। सो इसमें अगर कोई एक सीरीज मतलब कुछ एक पार्ट को इस तरह बताया गया है, जैसे ब्लैक सीरीज है, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। जो रेड सीरीज है ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। और ये जो ब्लू सीरीज है ये फर्स्ट हाफ में डिक्रीज होती है लेकिन सेकंड हाफ में इंक्रीज होती है। सो ये हो गए ट्रेंड्स। इसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड हो सकता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड हो सकता है और फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो हमें इस तरह की अगर डायग्राम आती है तो इसे हम कहते हैं लाइन डायग्राम और लाइन ग्राफ। इसमें भी हम देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है फर्स्ट सीरीज का, सेकंड सीरीज का डिक्रीजिंग ट्रेंड है एंड थर्ड सीरीज का फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है। सो पहले ये नीचे जाता है फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में इंक्रीज होता है। थर्ड जो टाइप है वो है पाई चार्ट। सो इस तरह आपको एक, दो या तीन पाई चार्ट्स दिए जा सकते हैं और उनमें वन A B C D E इस तरह की 3 4 या 5 वैल्यूज हो सकती हैं और हमें इनको कंपेयर करना है। जैसे ये वैल्यू से बढ़ यहाँ कितने चेंजेस आए हैं, सो क्या ये डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है। जैसे हम देख सकते हैं ये 15 कम होके 10 हो गया है, ये 20 की वैल्यू कम होके 15 हो गई है और ये 30 की जो वैल्यू है ये कम होके सिर्फ 5% रह गई है। ये 10 इंक्रीज होके 30 हो चुकी है और ये 25 इंक्रीज होके 40 हो चुकी है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। टेबल हमें पूछा जा सकता है जिसमें हमें कंट्रीज के बारे में दिया गया है, यूके, स्पेन, इटली, फ्रांस, और उनके कंज्यूमर स्पेंडिंग के बारे में बताया गया है ऑन डिफरेंट आइटम्स, जैसे वो फूड, ड्रिंक एंड टबैको मीन्स खाने के और पीने पे कितना खर्चा करते हैं, क्लोथिंग एंड फुटवेयर वो वेयरेबल्स पे कितना खर्चा करते हैं, लेजर एंड एजुकेशन इन पे वो कितना खर्चा करते हैं। सो इसके रिलेटेड हमें इन सब कंट्रीज के बारे में कुछ परसेंटेज दी गई है कि वो कितना खर्चा उन पे करते हैं। सो इसको हमें राइटिंग टास्क वन में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमें एक डायग्राम दी जा सकती है, जैसे द डायग्राम बिलो शोज द स्टेजेस एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द सीमेंट मेकिंग प्रोसेस एंड हाउ सीमेंट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कंक्रीट फॉर बिल्डिंग पर्पसेस। ये जो डायग्राम है ये शो करती है स्टेजेस एंड इक्विपमेंट्स, सो के स्टेजेस और इक्विपमेंट्स जो यूज किए गए हैं सीमेंट को बनाने के लिए, एंड हाउ सीमेंट इज यूज टू प्रोड्यूस कंक्रीट फॉर बिल्डिंग पर्पसेस। और उस सीमेंट को जो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनता है सीमेंट, तो उस सीमेंट को फर्दर कंक्रीट प्रोडक्शन में कैसे यूज किया जाता है। ये देख सकते हैं कि लाइमस्टोन और क्ले ये दोनों को मिक्स किया जाता है, फिर एक क्रशर की हेल्प से इनको क्रश किया जाता है पाउडर के फॉर्म में, देन उसे मिक्सचर में डाला जाता है। मिक्सचर के थ्रू वो पाइप से एक रोटेटिंग हीटर में शिफ्ट होता है। सो रोटेटिंग हीटर को हीट प्रोवाइड की जाती है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और इसमें से जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है उसे फर्दर ग्राइंड किया जाता है ग्राइंडर से, जिसे हम सीमेंट बोलते हैं। सो इस सीमेंट को हम बैग्स में पैक करते हैं एज अ फाइनल प्रोडक्ट। सो ये जो सीमेंट बैग है ये फर्दर कंक्रीट प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। सीमेंट को 15% सीमेंट को 10% वाटर और 25% सैंड एंड 50% ग्रेवल मींस स्मॉल स्टोन्स में के साथ एक कंक्रीट मिक्सचर में मिक्स किया जाता है और जो इसका एंड रिजल्ट होता है वो है कंक्रीट, जिसको फर्दर बिल्डिंग्स या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में यूज किया जाता है। जिस तरह से मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है उसी तरह से हमें इस पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन करना है हमारे राइटिंग टास्क वन में। उसे कैसे एक्सप्लेन करना है ये हम फर्दर देखेंगे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द डायग्राम शोज द प्रोसीजर फॉर यूनिवर्सिटी एंट्री फॉर हाई स्कूल ग्रेजुएट्स। ठीक है, सो ये इसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। सो ये एक प्रोसेस है यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए किसी भी स्टूडेंट के लिए। सो स्टार्ट होता है यहाँ से। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टेजेस हैं फाइनल एंट्री करने के लिए यूनिवर्सिटी में।
सबसे पहले ऑब्टेन हाई स्कूल। सो किसी भी स्टूडेंट को पहले हाई स्कूल को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। सो वो वेबसाइट से, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकता है। देन वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सेंड करेगा एडमिनिस्ट्रेटर को। एडमिनिस्ट्रेटर पर के पास फॉर्म पहुंचने के बाद फर्दर एडमिनिस्ट्रेटर के पास 3 ऑप्शंस है, वो उस फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो वो फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है, या फिर जो स्टूडेंट है वो अल्टरनेटिव कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर द अल्टरनेटिव कोर्स, वो एक और कोर्स के लिए, डिफरेंट कोर्स के लिए अप्लाई करके दोबारा एडमिन को एप्लीकेशन सेंड कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि एडमिन प्रोविजनल एक्सेप्टेंस, उसे फुली एक्सेप्ट नहीं करता फॉर्म को, मोर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी तो वो फिर से डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल किया जाएगा, मतलब इकट्ठा किया जाएगा। एंड सो स्टूडेंट और डॉक्यूमेंट्स लेगा, 2 हफ्ते उसे मिलेंगे, और देन वो दोबारा से एडमिन को अपनी फाइल सेंड करेगा या फॉर्म सेंड करेगा। और अगर फॉर्म सारी क्राइटेरिया को मीट करता है तो विद इन 2 वीक्स उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो जाती है, मींस और वो उसको एनरोलमेंट हो जाएगी उसकी यूनिवर्सिटी में। देन वो अपने सिलेक्ट करता है सब्जेक्ट्स को, देन वो रजिस्टर करेगा विद द डीन और मींस हेड ऑफ द कॉलेज, और फाइनली वो एंटर कर सकता है यूनिवर्सिटी में। सो जिस तरह से मैंने ये प्रोसेस और ये जो फ्लो चार्ट है, जो स्टेजेस हैं, वो आपको बताई हैं, इसी तरह से हमें टास्क 1 में एक्सप्लेन करनी है। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 7th पार्ट, दैट इज मैप। मैप को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हमें 2 मैप, 3 भी हो सकते हैं, जनरली 2 मैप दिए जाते हैं और हमें बताना है कि इनमें क्या चेंजेस आए हैं। जैसे द 2 मैप्स बिलो शो एन आइलैंड बिफोर एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सम टूरिस्ट फैसिलिटीज। ठीक है, सो कुछ टूरिस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं और एक आइलैंड पे, और हमें 2 मैप जो दिए गए हैं वो टूरिस्ट फैसिलिटीज जब नहीं थी तब के बारे में, तब तब का मैप दिखाया गया है, और जब टूरिस्ट फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया गया है उसके बाद का मैप दिखाया गया है। तो हमें यहाँ पे चेंजेस बताने हैं। मैप को समझने के लिए हमें पहले इसकी डायरेक्शंस को समझना होगा। जैसे ऊपर की साइड हो जाएगा नॉर्थ मैप के, नीचे की साइड होगा साउथ, राइट हैंड साइड होगा ईस्ट, एंड लेफ्ट हैंड साइड होगा वेस्ट। हम देख सकते हैं कि पूरे का पूरा जो आइलैंड है वो खाली है, सिर्फ यहाँ पे कुछ ट्रीज हैं, और एक जो वेस्ट साइड है पूरे आइलैंड के, वहां पे एक बीच है। जब फैसिलिटीज को ऐड कर दिया गया उसके बाद जो चेंजेस आए हैं वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिसेप्शन बिल्ड की गई है सेंटर ऑफ द आइलैंड, और नॉर्थ के साइड रिसेप्शन के ऊपर एक रेस्टोरेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। जो रिसेप्शन है और जो रेस्टोरेंट है वो एक व्हीकल ट्रैक के साथ कनेक्ट हैं, और जो ये कनेक्शन है या व्हीकल ट्रैक है ये फर्दर एक्सटेंड होता है साउथ ऑफ द आइलैंड, जो कि कनेक्टेड है पायर से। पायर जो है यहाँ पे, पायर के साथ 2 बोट्स या यॉट्स की सर्विस अवेलेबल है टूरिस्ट के घूमने के लिए। उसके अलावा दोनों ही साइड्स में, रिसेप्शन के दोनों ही साइड्स में, वेस्ट एंड ईस्ट, अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड की गई है जो टूरिस्ट हैं उनके रहने के लिए। और ये जो अकोमोडेशन सर्विस है या अकोमोडेशंस हैं, सारी ये जो घर हैं, हट्स हैं, ये फुटपाथ के साथ सारे कनेक्टेड हैं। और जो फुटपाथ है ये फर्दर बीच तक एक्सटेंड किया गया है, और यहाँ पे बीच पे एक नई सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया है स्विमिंग के रूप में। और जो फार ईस्ट का साइड है मैप का वो अभी भी एम्प्टी है, मींस उस पे कोई खास कोई कंस्ट्रक्शन या न्यू सर्विस को बिल्ड नहीं किया गया है। सो जिस तरह मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूं आपको इसी तरह टास्क 1 में लिखनी है। सो जो टास्क 1 राइटिंग है उसमें जो स्कोर्स हैं आपको कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। 25% आपके मार्क्स होते हैं टास्क अचीवमेंट के, 25% आपके होते हैं कोहेजन, कोहेरेंस एंड कोहेजन के, 25% मार्क्स होते हैं वोकेबलरी के,
एंड 25% मार्क्स हैं आपके ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी के। जो पूरा टास्क है वो हमें 150 प्लस वर्ड्स में लिखना होता है। जो रिकमेंडेड होता है वो 180 वर्ड्स के नियर अबाउट अगर आप टास्क 1 लिखते हैं, दैट इज अ गुड पैरामीटर। और ये जो टास्क है इसको कंप्लीट करने के लिए रफली हमारे पास 20 मिनट्स का टाइम होता है। ऑल्दो जो आपको कंबाइंड टाइम दिया जाता है वो है होता है 60 मिनट्स का, लेकिन इसमें आपको टास्क 1 और टास्क 2 दोनों कंप्लीट करने हैं। सो टास्क राइटिंग टास्क 1 जो कि ग्राफ होता है इसके लिए आपको 150 प्लस वर्ड्स लिखने हैं, और टास्क 2 में आपको 250 प्लस वर्ड्स लिखने हैं। तो इसके लिए आपके पास रफली 40 मिनट्स का टाइम होता है, और इसके लिए 20 मिनट्स। ऑल्दो ये कोई डिफाइन नहीं है कि आप 20 मिनट्स ही लेंगे, बट इट्स अ गुड स्टैंडर्ड कि आप अगर 20 मिनट्स में अपना टास्क 1 खत्म कर लेते हैं तो आपके पास इनफ टाइम होगा अपना टास्क 2 कंप्लीट करने के लिए, जो कि है ऐसे। नेक्स्ट हम एक बार चेक करते हैं कि ये चारों पैरामीटर्स क्या हैं, या चारों बैंड स्कोर्स क्या हैं। टास्क अचीवमेंट में जो चेक किया जाएगा वो ये कि हमने जो टास्क है, जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, उसे सही से रिप्रेजेंट किया कि नहीं, जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है कि नहीं, जो हमने उसकी समरी प्रोवाइड की है कि नहीं, और जो जो भी की इन्फॉर्मेशन या जो भी डाटा हमने प्रोवाइड किया है वो सही है, या उसको सही ढंग से हमने ऑर्गेनाइज किया है या एक्सप्लेन किया है। कोहेरेंस एंड कोहेजन में कोहेरेंस मींस पैराग्राफिंग, हमें कितने उसके पैराग्राफ्स बनाने हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसको समझ के। कोहेरेंस मींस जो भी हम लिखेंगे उनको हमने कनेक्टर्स के साथ कनेक्ट करना है, ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन लगे, ऐसा ना लगे कि बीच में कुछ डिस्कनेक्टेड है। वोकेबलरी में आपको रेंज ऑफ वोकेबलरी यूज करनी है, मींस आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेबलरी वर्ड यूज करने हैं। इसमें कॉलोकेशंस भी इंक्लूडेड है, जैसे आप दो वर्ड्स जो हमेशा साथ में यूज किए जाते हैं ऐसे वर्ड्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और जितने भी वर्ड्स या स्पेलिंग्स हम लिखेंगे वो सही होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए। सो ये हमारा वोकेबलरी का पार्ट है। ग्रामर में हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारे सेंटेंसेस एक ही स्ट्रक्चर में लिखते जा रहे हैं कि ये वैल्यू इतनी है, ये वैल्यू इतनी है, ये वैल्यू इतनी है। नहीं, हमें डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, टेंसेस, पंक्चुएशंस, ग्रामर, रेंज एंड एक्यूरेसी, हमें इन सब का ध्यान रखना है अगर हमें ग्रामर में भी अच्छे मार्क्स चाहिए। तो इन चारों के मार्क्स को ऐड करके जो ओवरऑल हमारे मार्क्स बनेंगे, सो उसके बेस पे हमें टास्क 1, राइटिंग टास्क 1 पे की मार्किंग होगी। किसी भी ग्राफ या चार्ट को हम 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं। ये 4 पैराग्राफ्स हैं: इंट्रोडक्शन, ओवरऑल, बॉडी पार्ट, बॉडी पैराग्राफ ए एंड बॉडी पैराग्राफ बी, मींस बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2। सो फर्स्ट पार्ट है पैराफ्रेज क्वेश्चन। अगर हम चेक करें तो पैराफ्रेज क्वेश्चन मींस paraphrase the question means describe the graph statement or statements if there are two, or if there are two graphs, in your own words in one or two sentences। अगर एक ही स्टेटमेंट है तो एक सेंटेंस में, अगर लेकिन दो ग्राफ हैं और सेपरेट स्टेटमेंट्स हैं उनकी, तो हम दो स्टेटमेंट्स में उस ग्राफ की स्टेटमेंट को डिफरेंट वर्ड्स में लिखेंगे। दैट इज अवर इंट्रोडक्शन। ओवरऑल पैराग्राफ में हमें एक समरी बतानी है ग्राफ की। इसमें हम ओवरऑल ट्रेंड्स एंड पॉपुलैरिटी के बारे में लिखेंगे। हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, अगर गिवन वैल्यूज का अगर हमारे पास टाइम पीरियड नहीं है, हमारे पास ट्रेंड्स नहीं है, तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सी चीज़ सबसे कम पॉपुलर है, उसका कंपैरिजन किया जा सकता है। जनरली दैट इज इनफ। लेकिन इसके अलावा अगर हम ओवरऑल में कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं तो वी कैन इंक्लूड वन सिग्निफिकेंट वैल्यू, अगर पॉसिबल हो तो। अगर हम पूरे ग्राफ में अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दिख रही है जो सबसे डिफरेंट है, सो वी कैन इंक्लूड दैट वैल्यू इन अवर ओवरऑल पैराग्राफ। लेकिन एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है, वी डू नॉट राइट एनी डाटा, नंबर और परसेंटेज इन दिस पैराग्राफ। सो हम यहाँ पे कोई डाटा इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे कोई नंबर हो गया, कोई फिगर्स हो गई, या कोई परसेंटेज हो गई। सो ये हम इसमें नहीं लिखेंगे। ये हम पूरा चेक करेंगे कैसे सॉल्व करना है टास्क 1 को। जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज बॉडी पार्ट पैराग्राफ 1।
इसमें हम पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे। याद रखना है ये एक समरी है, मींस हम एक सम अप कर रहे हैं पूरी के पूरे ग्राफ को 2 या 3 लाइंस में। लेकिन बॉडी पैरा 1 और 2 में हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे। सो डिस्क्राइब ट्रेंड्स इन डिटेल विद सपोर्टिंग डाटा। सो जो भी ट्रेंड्स है उनको हम डिटेल में बताएंगे, कोई भी इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है या कांस्टेंट वैल्यू रहती है थ्रू आउट, तो उनको हम सपोर्टिंग डाटा मींस जो डाटा हमें गिवन है उसके साथ हम मेंशन करके इन पूरे ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ हम कंपैरिजन भी करेंगे, जो भी सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं, जो कि खासकर बहुत ज़्यादा हाई हैं या लो हैं, सो उन वैल्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे, उसको भी सपोर्टिंग फिगर्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो हम सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ को इसमें इंक्लूड करेंगे। बॉडी पैरा 2 में भी हम डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे, जो बाकी ट्रेंड्स बच गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 ट्रेंड्स हैं, 2 ट्रेंड्स को हमने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया। सो जो बाकी 2 ट्रेंड्स हैं वो हम नीचे सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में विद सपोर्टिंग डाटा, और इसमें भी अगर कंपैरिजन अवेलेबल है वो हम प्रोवाइड करेंगे, कंपैरिजन लिखेंगे, और जितनी भी सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं इसमें हम ऐड करेंगे। सो फर्दर मूव करते हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ है दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम जब स्टार्ट करेंगे लिखना तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, द बार ग्राफ या द गिवन और प्रोवाइडेड बार ग्राफ। ये बार की जगह आप कॉलम, लाइन, पाई चार्ट, टेबल, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी चार्ट दिया गया है उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। देन इनमें से कोई भी एक वर्ब हम चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारी वर्ब्स दी गई हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सो इनमें से कोई भी वर्ब आप यूज कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं कंपेयर्स। देन indicates, so reveals, shows, represents, demonstrates, elucidates, depicts, compares, enumerates, presents, gives, provides, describes, indicates, give data on, give information or presents information about। so ये हम कोई भी verb use कर सकते हैं। so the for example the given bar graph compares the information about, देन हम जो फर्दर डाटा है उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर 2 चार्ट्स हैं तो यहाँ पे जो बार ग्राफ है, यहाँ पे बार ग्राफ्स हो जाएगा या चार्ट्स हो जाएगा या पाई चार्ट्स हो जाएगा, और यहाँ पे जो कंपेयर्स है, जो वर्ब यूज की गई है उसके साथ हम एस या ई एस नहीं यूज करेंगे। फर्दर जो सेकेंड पैराग्राफ है जिसमें हमें समरी बतानी है, ओवरऑल या ओवरव्यू पैराग्राफ, सो उसको स्टार्ट करने के लिए हम ओवरऑल, इन जनरल, इन कॉमन, जनरली स्पीकिंग, इट इज ऑब्वियस, as is observed, as a general trend, as can be seen, as an overall trend, as is presented, इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए। जनरली हम ओवरऑल वर्ड यूज करते हैं। सो हम उसके बाद हम इनमें से कोई भी एक लाइन को यूज कर सकते हैं ओवरऑल ट्रेंड को या ओवरऑल पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल जब सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे हम लिखेंगे ओवरऑल, इट is clear from the graph that उसके बाद हम जो भी सारी इंफॉर्मेशन है उसको लिखना शुरू कर देंगे, ट्रेंड्स के बारे में बताना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, जब बॉडी पैरा 1 और बॉडी पैरा 2 में हम वैल्यूज को डिफाइन करेंगे, उस टाइम अगर हम एक ट्रेंड के बारे में बता रहे हैं और दूसरा ट्रेंड भी सेम है, तो सेम ट्रेंड को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, सिमिलरली या लाइकवाइज। लेकिन अगर डिफरेंट ट्रेंड्स हैं तो डिफरेंट ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, however, in contrast, to contrast, on the contrary, on the other hand।
अगर हमें वैल्यूज को कंपेयर करना है तो हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, while, whilst, whereas, in comparison with, as compared to और on the other hand. सो ये जो वर्ड्स हैं ये हम सब बॉडी पैरा 1 और बॉडी पैरा 2 में यूज करेंगे। ये कैसे यूज किए जाते हैं, कैसे हम एक ट्रेंड से जब दूसरे ट्रेंड में शिफ्ट करते हैं उसमें कैसे कनेक्टर यूज करते हैं, ये सब हम फर्दर जो एक्सप्लेनेशंस हैं ग्राफ्स की उसमें हम चेक करेंगे। नेक्स्ट, टेंसेस। अगर हमारा जो आइलेट्स का ग्राफ है, चार्ट, मैप या डायग्राम, टेबल, कुछ भी जो है, उसमें कोई स्पेसिफिक कोई भी डेट नहीं दी गई, तो हम जो पूरा का पूरा ग्राफ है उसे प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। अगर देर इज नो डेट गिवन इन द क्वेश्चन, सो देन जो ग्राफ है उसे हम प्रेजेंट टेंस में एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमें डेट्स दी गई हैं पास्ट की, तो हम उसे पूरा पास्ट टेंस में डिफाइन करेंगे, पास्ट टेंस में लिखेंगे। और लेकिन अगर डेट्स दी गई हैं फ्यूचर की, तो हम फ्यूचर फॉर्म यूज करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पास्ट का हो और कुछ फ्यूचर का हो और बाकी फ्यूचर का हो, तो हम जो पास्ट का है उसे पास्ट में लिखेंगे और जो फ्यूचर का है उसे फ्यूचर में डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर कोई डेट नहीं दी गई है तो हमें ध्यान रखना है, हम उसे प्रेजेंट टेंस में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, ये जो वोकेबलरी है, अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज दी गई हैं जैसे 30%, सो 30% के नीचे अगर कोई वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 29%, तो हम ये सब वर्ड्स हैं ये यूज कर सकते हैं इस वैल्यू को इसके बराबर बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अंडर 30%, सो 29% को हम लिख सकते हैं अंडर 30%, बिलो 30%, लेस देन 30%, जस्ट अंडर 30%, स्लाइटली अंडर 30%, नियरली 30%, ऑलमोस्ट 30%, क्लोज टू 30%, वेल अंडर 30% या कंसिडरेबली लेस देन 30%। अगर काफी नीचे कम वैल्यू है जैसे 37% है या 26% है। अगर किसी ग्राफ में यहाँ पे 10, 20 या 30 कोई वैल्यूज की दी गई हैं और हमारे पास जो ये वैल्यू है ये 30 से थोड़ी सी कम है, तो हम ये वाली सारे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। हमें ये पता नहीं है कि ये कितनी वैल्यू है, लेकिन हमें ये पता है कि ये ऑलमोस्ट 30 के पास है, तो हम ये वैल्यू से इस परसेंटेज को, इस वैल्यू को, इंफॉर्मेशन को बता सकते हैं। उसके अलावा हम अबाउट, अप्रॉक्सीमेटली या अराउंड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। वी कैन से कि अगर कोई वैल्यू 30% के पास है, अगर एग्जैक्टली है तो हम सीधा 30% बोल सकते हैं, लेकिन 30% के पास है, मे बी थोड़ा ऊपर हो सकता है 31, नीचे भी हो सकता है 29, सो वी कैन से इट इज अबाउट 30% या अप्रॉक्सीमेटली 30%, अराउंड 30%। अगर कोई वैल्यू 30% से थोड़ी ज्यादा है, जो वैल्यू है वो 30% से थोड़ी ज्यादा है, तो हम ओवर 30%, अबव, मोर देन, जस्ट ओवर, स्लाइटली ओवर, मार्जिनली अबव, वेल ओवर और कंसिडरेबली मोर देन 30%, ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ये भी वर्ड्स अगेन हम देखेंगे इसको जब हम प्रेजेंट करेंगे हमारे डाटा में, तो उसे कैसे यूज करना है। नेक्स्ट, ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई इंफॉर्मेशन या हमें दी गई है जिसमें कोई परसेंटेज या कोई वैल्यू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है, काफी इंक्रीज हो रही है, बहुत फास्ट पेस पे, बहुत फास्ट स्पीड पे, तो हम ये वोकेबलरी उसमें यूज कर सकते हैं। एज अ नाउन हम यूज कर सकते हैं शार्प इंक्रीज, रैपिड राइज, ड्रामेटिक क्लाइम, सिग्निफिकेंट ग्रोथ, इंप्रेसिव जंप, स्विफ्ट लीप, पिक अप और सर्च। जरूरी नहीं है कि आपको ये वर्ड इसी के साथ ही यूज करना है या ये वर्ड इसी के साथ ही यूज करना है, ड्रामेटिक क्लाइम के साथ ही यूज करना है। तो आप जैसे ये भी यूज कर सकते हैं ड्रामेटिक इंक्रीज, ड्रामेटिक राइज, ड्रामेटिक क्लाइम, ड्रामेटिक ग्रोथ, ड्रामेटिक जंप, लीप। अगर हमें सेंटेंस में ये एज अ वर्ब एंड एडवर्ब यूज कर रहे हैं तो हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, इंक्रीज्ड शार्पली, रोज रैपिडली, क्लाइम्ड ड्रामेटिकली, ग्रू सिग्निफिकेंटली, जंप्ड इंप्रेसिवली, leaped swiftly, picked up and surged। अगेन ये वर्ड्स जरूरी नहीं है, जैसे रैपिडली है ये वर्ड इंक्रीज के साथ भी आ सकता है, रोज के साथ भी आ सकता है, क्लाइम्ड, ग्रू, जंप्ड, लीप्ड के साथ आ सकता है। अगेन इन सब की यूजेज है ये हम फर्दर टास्क्स में चेक करेंगे। इसके अलावा अगर शार्प ग्रोथ है, मींस फास्ट ग्रोथ है या इंक्रीज है,
तो ये भी हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ हम एडवर्ब्स यूज नहीं करेंगे। सो ये जो वर्ब्स हैं, एस्केलेटेड, रॉकेटेड, अगमेंटेड, शूट अप, सर्ज्ड, सोर्ड या स्काई रॉकेटेड, ये जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब्स के साथ यूज नहीं होंगे। जैसे स्विफ्टली, रैपिडली, ड्रामेटिकली, ये वर्ड्स इनके साथ नहीं हो सकते यूज, क्योंकि ये पहले ही बहुत ही फास्ट इंक्रीज के बारे में बता रहे हैं, शो कर रहे हैं। अगर वैल्यूज इंक्रीज करती हैं वेरी स्लो, देन हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव और नाउन। अगर यूज करना है, दैट ग्रेजुअल, स्टेडी, मिनिमल, नॉमिनल, स्लाइट, इनके साथ हम इंक्रीज, जंप, लीप, राइज, क्लाइम, ग्रोथ, ये वर्ड यूज कर सकते हैं। सर्च हम नहीं लिखेंगे इसमें, सॉरी। अगर हमें वर्ब और एडवर्ब यूज करनी है तो हम ग्रेजुअली, स्टेडीली, मिनिमली, नॉर्मली, नॉमिनली, स्लाइटली ये वर्ड यूज कर सकते हैं। इनमें से किसी के साथ भी इंक्रीज, जंप, रोज, ग्रू, क्लाइंब्ड, दिस इज फॉर स्लो इंक्रीज। नेक्स्ट, वैल्यूज अगर डिक्रीज होती हैं लेकिन फास्ट, वैल्यूज अगर डिक्रीज होती हैं फास्ट मींस रैपिडली डिक्रीज होती हैं, देन सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर हमें यूज करना है तो हम डिक्रीज, डिक्लाइन, ड्रॉप, फॉल के साथ शार्प, रैपिड, ड्रामेटिक, सिग्निफिकेंट, स्विफ्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। और अगर हम वर्ब प्लस एडवर्ब यूज करनी है, देन डिक्रीज, डिक्लाइंड, ड्रॉप्ड, फेल के साथ शार्पली, रैपिडली, ड्रामेटिकली, सिग्निफिकेंटली, स्विफ्टली वर्ड यूज कर सकते हैं। फास्ट डिक्रीज, शार्प डिक्रीज के लिए हम आगे, अगर हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूज करनी है, मतलब जो वर्ब है उसकी जगह ये पे ये कोलैप्स, प्लम्ड, प्लम्टेड, स्लैक्ड, स्लम्प्ड, प्लंज्ड, टेकन नोज डाइव, ये यूज कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ हम कोई भी एडवर्ब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसी वर्ब्स हैं जो बहुत ही स्विफ्ट और फास्ट डिक्लाइन के बारे में बताती हैं। अगर हम इसके साथ एडवर्ब यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर डिक्रीज के बारे में बताना है लेकिन वो जो डिक्रीज है वो स्लो है, तो हम डिक्रीज, फॉल, डिक्लाइन, ड्रॉप या डिप के साथ ग्रेजुअल, स्टेडी, मिनिमल, नॉमिनल या स्लाइट वर्ड यूज कर सकते हैं। या फिर ग्रेजुअली, स्टेडीली, मिनिमली, नॉमिनली, स्लाइटली वर्ड यूज कर सकते हैं। डिक्रीज्ड, फेल, डिक्लाइंड, डिक्लाइन, ड्रॉप्ड एंड डिप्ड के साथ। अगर वैल्यूज कांस्टेंट हैं तो हम ये वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं रिमेन्ड के साथ स्टेबल, फिक्स्ड, स्टैटिक या अनचेंज्ड। जो भी वर्ड्स हमने सीखे या जो भी वर्ड्स हमने यहां तक किए हैं, तो उनको अगर हम यहाँ पे यूज करें सेंटेंसेस में, तो हम देखते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। लेकिन इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो सब में सेम है। सो फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ टायर्स एस्केलेटेड फ्रॉम 20% to 60% बिटवीन 1960 एंड 2000। सेकेंड, 40 years period witnessed a dramatic fall from 20% to 60% in the production of tires। ये जो इंफॉर्मेशन है कि जो प्रोडक्शन ऑफ टायर्स बहुत इंक्रीज हो गई, एस्केलेटेड मींस बहुत ज़्यादा फास्ट इंक्रीज हो गई, 20% से 60% तक 1960 और 2000 में के बीच में। यही इंफॉर्मेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 40 years period witnessed a dramatic fall from 20%, sorry not fall, rise from 20% to 60% in the production of tire। जो 40% पीरियड, 40 ईयर्स का जो पीरियड है उस वो विटनेस करता है एक बहुत ज़्यादा फास्ट राइज फ्रॉम 20% टू 60%, 20% से लेके 60% तक इन द प्रोडक्शन ऑफ टायर्स। इसी इंफॉर्मेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर वाज ए शार्प इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ टायर्स फ्रॉम 20% टू 60% बिटवीन 1960 एंड 2000। 1960 और 2000 के बीच में जो
बहुत ही शार्प इंक्रीज था प्रोडक्शन ऑफ टायर्स में, पर टायर्स में 20% से 60% तक। या हम जो लास्ट ईयर है, जो फाइनल ईयर है, उसको कोट करते हुए इन 2000 a significant climb was noticed in the production of tires from 20% to 60%। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, सेम इंफॉर्मेशन, सेम ही डाटा एक्सप्लेन करती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हैं सेंटेंसेस के वो डिफरेंट हैं। और हम फर्दर देखेंगे कि जो भी हम यहाँ पर सीख रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है राइटिंग टास्क 1 में उसे अच्छी तरह से लिखने के लिए। नेक्स्ट एक और वेरिएशन है, जैसे सेल्स ऑफ एबीसी कंपनी डिक्रीज्ड शार्पली फ्रॉम 70% टू 25% बिटवीन 1990 एंड 2000। इसी इंफॉर्मेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देयर वाज ए रैपिड डिक्लाइन इन द सेल्स ऑफ एबीसी कंपनी बाय 45%। अगर हम 70 में से 25% माइनस करें तो दैट मीन्स जो डिक्लाइन हुआ है वो कितना है, 45% का, बिटवीन 1990 एंड 2000। A significant fall was noticed or noted or observed in the sales of ABC company from 70% to 20% in 2000। A 40-year period witnessed a swift fall in the sales of ABC company। हम ये भी साथ में लिख सकते हैं, from 70% to 25%। सो ये अगेन 4 तरह के सेंटेंसेस हैं जिसमें इंफॉर्मेशन सेम है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है, मींस स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंसेस हैं, वो डिफरेंट हैं। सो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं सेंटेंसेस हमें सीखने बहुत ज़रूरी हैं अगर हमें वेरिएशन शो करनी है सेंटेंसेस में। फर्दर जब हमें परसेंटेज के रूप में डाटा दिया हो तो फ्रैक्शंस को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 73% ना लिखकर हम लिख सकते हैं नियरली 3/4। 49% को हम लिख सकते हैं जस्ट अंडर ए हाफ। 3% को अ टाइनी फ्रैक्शन। 26% को रगली 1/4। 24% को ऑलमोस्ट ए क्वार्टर। 77% को अप्रोक्सीमेटली 3/4, मीन्स ये भी नियरली 3/4 भी हो सकता है। 51% को जस्ट ओवर ए हाफ। 32% को नियरली अ थर्ड। 50% को एग्जैक्टली अ हाफ और हाफ सीधा, और 49% को अबाउट अ हाफ या अराउंड अ हाफ। सो अगर हमें कोई पाई चार्ट दिया गया है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस या कई तरह की परसेंटेजेस दी गई हैं, जैसे 70%, तो उसको हम अ लार्ज प्रोपोर्शन या अ लार्ज सेगमेंट लिख सकते हैं। 15% को अ स्मॉल मिनॉरिटी लिख सकते हैं या स्मॉल सेगमेंट लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी लिख सकते हैं या इनसिग्निफिकेंट मिनॉरिटी लिख सकते हैं। ये भी अगेन हम देखेंगे कि हम जो पाई चार्ट है उसमें कैसे इन डाटास को हम यूज करते हैं। अभी आपको सिर्फ ये सीखना है कि किस किस तरह की इंफॉर्मेशन हम टास्क 1 में यूज करते हैं एज अ बिगनर। नेक्स्ट है, अगर 50% वैल्यू है हमें दी गई तो उसे हम 1/2 मीन्स 1/2 लिख सकते हैं। अगर 33% है तो उसे हम 1/3 लिख सकते हैं। 2/3 मीन्स 66% है तो उसे हम 2/3 लिख सकते हैं। 1/4 है, 25% है, तो उसे हम अ क्वार्टर लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। अगर 3/4 है तो 75% है तो हम 3/4 लिख सकते हैं। 1/5 है, 20% है तो उसे 1/5 लिख सकते हैं। 40% है तो 2/5 लिख सकते हैं। 60% है तो 3/5 लिख सकते हैं, या 3 आउट ऑफ 5 लिख सकते हैं, 2 आउट ऑफ 5 लिख सकते हैं। सो 80% है तो 4 आउट ऑफ 5 लिख सकते हैं या 4/5 लिख सकते हैं। और अगर 10% है तो उसे 1/10 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम चेक करेंगे vocab फॉर द ग्राफ। अगेन ये जो वर्ड्स हैं ये एज अ वर्ब और एज अ नाउन यूज किए जा सकते हैं। हमें ये देखना होगा कि किस सेंटेंस में किस तरह की वर्ब्स हैं, किस तरह के नाउन्स हम यूज कर सकते हैं जब भी हम सेंटेंसेस लिखेंगे। सो जैसे वर्ब्स हैं राइज टू, इंक्रीज टू, गो अप टू, ग्रो टू, क्लाइम टू, बूम और पीक एट। इसी तरह नाउन्स हैं राइज, एन इंक्रीज, अ क्लाइम, अ बूम, रीच,
a peak at means a peak at. डिक्रीज के लिए है fall to, decline to, decrease to, dip to, drop to, go down to, reduce to. या nouns हैं a fall off, a decline of, a decrease of, a dip of, a drop of, a reduction of. बराबर अगर चीज कांस्टेंट है उसके लिए लेवल आउट, नो चेंज, रिमेन स्टेबल, रिमेन स्टडी, स्टे एट, स्टे कांस्टेंट एट, मेंटेन द सेम लेवल. या नाउन्स है लेवलिंग आउट. सो दिस इज द वोकेबलरी जो हम पूरे ग्राफ में यूज करते हैं. मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड की है पूरी की पूरी वीडियो में, आप उसको कम से कम 2 से 3 बार देखें, ताकि आप टास्क 1 के बारे में थोड़ा फेमिलियर हो जाएं कि उसमें क्या होता है, कैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, क्या इंफॉर्मेशन है. मैं समझता हूं कि आपको इससे टास्क 1 लिखना तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इससे कम से कम फेमिलियर हो जाएंगे कि टास्क 1 में होता क्या है. फर्दर जब आप एक टास्क भी सॉल्व करेंगे, जब हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में जब टास्क 1 फर्स्ट टास्क मींस बार ग्राफ सॉल्व करेंगे, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है ये हमने उस राइटिंग टास्क 1 को लिखने में कैसे यूज की है. आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी राइटिंग टास्क 1 लिखने में. सो नेक्स्ट वीडियो पर शिफ्ट करते हैं.